Welcome, dear viewer and aspirant. I am Kariya Jha, and in this session, we will discuss how toppers attempts their copy their answer during the examination with real topper. आज हम लोग रियल टॉपर से के कॉपी को देखेंगे और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे टॉपर हैं कालू रायता और कालू राउता का ये जो रैंक रहा इस बार उड़ीसा पीसीएस 2023 में it was 195 and he did a tremendous very overwhelming over आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उन्होंने और अपने विजन से अपने थॉट से प्रेजेंटेशन से नो डाउट ही इम्प्रेस्ड द एग्जामिनर्स एंड फाइनली ही सेक्योर्ड 195 रैंक इन दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन ऑन द पेपर कालू राउता विथ डिटेल। हम लोग इनके पेपर को पूरे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और चलते हैं वन बाय वन इनके आंसर्स को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कालू राउता ने ऐसा क्या किया कि एग्जामिनर इनसे इतने इंप्रेस हुए और हम लोगों ने यहाँ पर इनके सिलेक्शन में किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है। तो सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे और ये इनका टेस्ट पेपर है कालू राउता का और इन्होंने RAIS एकेडमी के जो मेंस मेंटरशिप के प्रोग्राम है इनको थॉरोली दिया और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। बार बार इनको बताया गया कि व्हाट शुड बी डन और व्हाट नीड नॉट टू बी कैरी ऑन और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है। यू कैन सी हियर कि दिस ईयर अबाउट 140 सिलेक्शन फ्रॉम RAIS इंस्टीट्यूट आउट ऑफ 395 इन ओडिशा 2023 मेंस एग्जामिनेशन। और अब चलते हैं हम लोग कालू राउता के क्वेश्चंस को देखते हैं कि देखो ये जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का कि एनालाइज द रोल ऑफ स्टैक होल्डर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस एंड हाउ कैन देयर पार्टिसिपेशन टू बी इंश्योर्ड इफेक्टिवली। कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में स्टैक होल्डर कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका किस तरह से परफॉर्मेंस और अच्छा बनाया जा सकता है। दिस वाज द क्वेश्चन और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको स्ट्रक्चर में ढाला है। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन में इन्हीं चीज़ों को स्टार्ट ऐसे किया है जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। देखो सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का थीम था अबाउट पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बहुत सिंपल वर्ड में उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेशन को समझाया है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ फ्रेमवर्क इज डिवाइज टू एड्रेस द इश्यू एंड प्रॉब्लम्स। और इसी बात को रखते हुए वहां पर इन्होंने अब आंसर को स्टार्ट किया है। थोड़े बहुत पॉलिसी के बारे में बताते हुए इन्होंने अब जो स्टैक होल्डर के कंट्रीब्यूशंस हैं इनको सामने रखा। कुछ इस तरह से स्टैक होल्डर्स को यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से स्टैक होल्डर होते हैं और सीधे जो क्वेश्चन का मेन कंसर्न है कि कैसे पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जाए इसको इन्होंने पॉइंट वाइज मैनर में रखा है। तो ये एक बहुत आसान सा और अच्छा अटेम्प्ट था जो इन्होंने किया आंसर को जस्टिफाई करते हुए पूरा आंसर इन्होंने अटेम्प्ट किया है। इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आगे तो इनके पूरे आंसर्स को हम लोग देखेंगे ही बट साइड बाय साइड एक इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप भी कालू रायता जैसे रैंक को देख रहे हैं तो देखो RAIS एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया है एंड इन दिस प्रोग्राम यू विल हैव द टेस्ट पेपर इंक्लूडिंग विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस और इसमें पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा कि क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं। अगेन इंक्लूडिंग विद दैट वी विल हाईलाइट योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और साथ में कैसे आंसर को और बेहतर बनाया जा सके। वो PSC के जो डिमांड है उनको कैसे फुलफिल किया जाए, ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिटेल में आपके साथ शेयर की जाएगी। अगेन इसमें कंटेंट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यू नो वेरी वेल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो कंटेंट इतने अवेलेबल होते नहीं हैं। तो इस तरीके से एक पूरी डिटेल होलिस्टिक मैथोडोलॉजी के साथ इसमें RAIS आपको सपोर्ट करेगा। डिटेल्ड टेस्ट सीरीज के साथ आप अपने प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छा कर पाओगे और इसमें बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट होने जा रहे हैं, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट होने जा रहे हैं। यू नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 के जो खासकर थ्योरेटिकल पार्ट है वहाँ पर भी डिटेल
आपको टेस्ट मिलेंगे। जो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं वहाँ पर भी आपको डिटेल्ड टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अगेन टाइम इसमें फ्लेक्सिबल होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को दे पाओगे, ठीक है। और 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे अवेलेबल होंगे, PYQ डिस्कशंस भी होंगे। तो इस प्रोग्राम में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ आपको सपोर्ट करने का एक पूरा हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है, जिसका बेनिफिट पिछले साल भी स्टूडेंट ने लिया और आई एम होपिंग कि इस साल भी बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग रिमेनिंग एस्पेक्ट ऑफ कालू सर। और कालू अब तो सर हो गए हैं, तो उनको सर बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। चलते हैं आगे उनका कि एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री, सजेस्ट द मेजर टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। अब देखो पब्लिक पॉलिसी क्या है, नए बच्चे सब कुछ पता होगा, शायद ना भी पता हो कि पब्लिक पॉलिसी इज द ब्रॉड गाइडलाइंस टू handle the ongoing issues and problems prepared by the government with support of stakeholder। तो पब्लिक पॉलिसी के चैलेंजेस को यहाँ पूछा गया है और इन्होंने डायरेक्टली इसको स्ट्राइक किया है कि आखिर पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं। तो सीधे लैक ऑफ एडुकेशंस, मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पब्लिक पॉलिसी होता क्या है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि अगर हमने कहा कि हमारी पब्लिक पॉलिसी मोटर व्हीकल एक्ट की है और सेफ्टी रेगुलेशंस को प्रमोट करना है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारे सिग्नल्स वगैरह नहीं है तो हाउ कैन दिस बी इम्प्लीमेंटेड। इसी तरह से रिसोर्सेज की भी कमी होती है, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इन्होंने इन्हीं बातों को, दो पॉलिसी आर फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस द इश्यू बट लैक ऑफ रिसोर्सेज, पुअर सर्विस डिलीवरी। तो सर्विस डिलीवरी में भी बहुत सारे लूप होल्स रहे हैं, बहुत सारे सेटबैक्स मिलते हैं। कई बार फाइनेंशियल सेटबैक है, कई बार एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू भी है। तो इन्होंने इनको इसी वर्ड के साथ, लिमिटेड वर्ड्स के साथ इन्हीं सब चीजों को रखा है। अगेन रैम्पेंट करप्शन, पुअर कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो ऑल दीज आर द हर्डल्स बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसा इन्होंने किया है कि कभी भी आंसर को केवल इश्यू के साथ नहीं छोड़ा जाता है, बट वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द अवेलेबल मेजर्स और व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और वन बाय वन इन्होंने बहुत शॉर्ट में, जो एक एक्सपेक्टेड होता है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से कि बस 10 to 15 वर्ड्स में एक एक रिकमेंडेशन को रखते चले जाएं, और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इन्होंने डिटेल्ड, जैसे डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस, इंश्योर ऑल टारगेटेड पीपल आर आइडेंटिफाइड, इनरोल्ड इन बेनिफिशियरी लिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल प्रोग्राम, इन सब चीज़ों को रखते हुए इन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the principles governing promotion in civil services, discuss their role ensuring fairness and meritocracy। देखो प्रमोशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि जब प्रमोशन की बात आती है तो लोअर हायरार्किकल लेवल से हायर हायरार्किकल लेवल तक जो है लोग प्रमोट होते हैं, लोगों का एडवांसमेंट होता है, इसी को कहते हैं प्रमोशन। और विथ प्रमोशन केवल पेमेंट नहीं, रैंक नहीं बदलते हैं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो अथॉरिटीज है उसमें भी चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है। तो सबसे पहले इन्होंने इसी बात को रखा है कि प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म वेयर अ सिविल सर्वेंट इज असाइंड विथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन प्रीवियस पोस्ट। तो इसी बात को समझाते हुए इन्होंने इसको आगे रखा। आगे अब इसके प्रिंसिपल्स और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन, वही बात हुई। और इसका मेरिटोक्रेसी में क्या रोल है, तो बिल्कुल सरल तरीके से इन्होंने रोल ऑफ प्रमोशन को यहाँ पर रखा और जो प्रिंसिपल हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया कि भाई सीनियोरिटी के हैं, जो है यहाँ पर सीनियोरिटी मीन्स द टर्म, अगेन जो गवर्नमेंट है, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्रमोशन को किया जाता है। और प्रमोशन के बाद हम देखते हैं कि प्रमोशन का रोल क्या है, किस तरह से मेरिटोक्रेसी और फेयरनेस को लाता है। तो देखो एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन प्रिंसिपल इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल होता है तो प्रमोशन के कारण, क्योंकि लोग यहाँ से
स्विच ऑन नहीं करते हैं, दूसरे सर्विस की ओर नहीं जाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ इन्होंने इसको रखा है कि सीनियरिटी एज द बेसिस ऑफ प्रमोशन इंश्योर्स द स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग टाइम बाउंड प्रमोटिंग टाइम बाउंड प्रमोशन। तो इस तरीके से टाइम बाउंड प्रमोशन से जो भी लोअर लेवल पे एम्प्लॉय होते हैं वो भी बहुत कहो तो एंथुजियास्टिक वे में अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन्हीं बातों को, जैसे एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एज क्राइटेरिया, अब किसी को प्रमोशन मिलेगा तो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज के बेसिस पे, तो दैट विल जस्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव मोमेंटम, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो, और इससे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन होगा। तो बाय द प्रमोशन इंश्योर्स मेरिट सिविल सर्वेंट गेट द डिजायर्ड पोस्ट, जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे पोस्ट मिलते हैं। तो दिस वे एक्चुअली इनका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छा है और इन्होंने इस बात को रखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the significance of recruitment in building the effective public services, analyze the challenges associated with this process। तो recruitment क्या है? Recruitment is the fulfilling the vacant post with the desired with the person with desired qualifications, desired capacity। किसी खाली पद पर अगर हम किसी पर्सन को लाते हैं जिसके पास एक्सपेक्टेड क्वालिटी है, एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट। एंड यू नो रिक्रूटमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एफिशिएंट सिविल सर्विसेज। एक अच्छा सिविल सर्विस तभी बन पाएगा जब अच्छे लोग उसमें आएंगे और तभी वो अपने एक्सपर्टीज से, अपने टैलेंट से पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कालू रायता लिखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, सीधा सीधा स्टार्ट हो जा रहे हैं सिग्निफिकेंट ऑफ रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर डिजायर्ड पोस्ट। एक डेफिनेशन के साथ, जो कि एक अच्छा तरीका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चीजों को रखने का। अगेन रिक्रूटमेंट एजेंसी, यूपीएससी, इनके बारे में बताया इन्होंने। रिक्रूटमेंट इज द टेक्निकल मैकेनिज्म विच सॉर्ट आउट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्टीट्यूड, क्वालिफिकेशन और डेफिनेशंस के साथ चैलेंजेस पे आ गए जो कि मेन कंसर्न है। तो चैलेंजेस क्या है उनको यहाँ पर ये वन बाय वन, किसी भी पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं कर रहे हैं। सेटिंग द राइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सेलेक्ट कैंडिडेट। आखिर क्राइटेरिया क्या हो, सीसेट का जानकारी हो या फिर केवल जीएस के बेस पे हो जाए। इफिशियंसी ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी, यूपीएससी या अदर इस तरह की जो एजेंसीज हैं, हाउ मच दे आर able to select the capable student, the qualified student, कैसे उनको लाएं। अगेन पुअर इफिशिएंट, पुअर एंड इनइफेक्टिव मेन पावर ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज। तो एक एक लाइन में सबको नेपोटिज्म हाईलाइट करते हुए ये इस चैलेंजेस को बता रहे हैं और इस तरीके से इन्होंने आंसर को कवर किया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परफॉर्मेंस बजटिंग। अब परफॉर्मेंस बस्टिंग क्या होता है? आप जान रहे हो कि परफॉर्मेंस बस्टिंग वाज द डिस्कवरी हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में परफॉर्मेंस बस्टिंग आया और ये कहा गया कि बजट के जो भी फंड एलोकेट होते हैं, मान लो 100 रुपीज हो रहे हैं, तो व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ दैट 100 रुपीज। सब्सटेंशियल अचीवमेंट आर बीइंग काउंटेड इन दिस टेक्निक ऑफ बजटिंग। और इसी बात को यहाँ पर पूछा गया, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ रिलेवेंस इन इम्प्रूविंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन मैनेजमेंट। और कालू इसको लिखते हैं कि पहले तो उन्होंने डिफाइन ही किया है, परफॉर्मेंस बस्टिंग इज द टाइप ऑफ बस्टिंग प्रोसेस वेयर एवरी penny spent in is accounted and reviewed to check the output। तो किस तरह से आउटपुट से परफॉर्मेंस बस्टिंग कोऑर्डिनेटेड है, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। अगेन परफॉर्मेंस बस्टिंग के रिलेवेंस को ये आगे हिट करते हैं और इसके रिलेवेंस को ये वन लाइनर फॉर्म में इस तरह से बता रहे हैं कि इंश्योर पीरियोडिक रिव्यू, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अगेन कम्युनिकेशन इज प्रमोटेड बाय दिस, कोऑर्डिनेशन, करप्शन इज बीइंग चेक्ड बाय दिस। तो इस तरह से एक एक प्रोविजंस को ये वन लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगेन इसके कुछ क्रिटिसिज्म मतलब चैलेंजेस को भी यहाँ पे ये रख रहे हैं। एंड दिस वे ही हैंडल्ड दिस ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसी तरह से आगे आओ चलते हैं हम लोग। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पे कमीशन इन इंश्योरिंग इक्विटेबल पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ इंडिया। पे कमीशन, you know very well, is the commission that recommends
the pay structure for the central and the all India services employee। अब भारत में इसका क्या रोल है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पे कमीशंस को डिफाइन किया कि इंडिया टाइम टू टाइम अपॉइंट पे कमीशन टू कंसीडर द पे हाइक फॉर एम्प्लॉय इन द बैकड्रॉप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद रोल ऑफ पे कमीशंस को यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को कि क्या करता है पे कमीशन। तो पे कमीशन सेट क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी फॉर प्रिविलेज, इट डिटरमाइंस पे हाइक, ये सारी चीजें एक एक लाइन में जो बेसिक चीजें हैं उसको ये बताते चले गए हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन इन्होंने कैसे हैंडल किया, डिस्कस 360 डिग्री, हाउ 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम इनहांसेस द अकाउंटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी ऑफ सिविल सर्वेंट। व्हाट इज 360 डिग्री, पहले तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। तो देखो 360 फीडबैक सिस्टम इज अ न्यू टेक्निक फॉर ensuring the accountability of the staff। किसी भी स्टाफ के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे उसके कोवर्कर काम कर रहे हैं, उसके सुपर ऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसके जो है क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, अगेन उसके साथ जो अदर डिपार्टमेंट है उसके लोग मिलते जुलते हैं, अगेन जो अदर रिलेशंस जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब मिलते हैं। तो इन सब का फीडबैक लिया जाता है कि ये जो बंदा है जो आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है ये कैसा काम कर रहा है, इज इट सेटिस्फैक्टरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रिलियंट। तो इसके पूरे परफॉर्मेंस को चेक करने के सिस्टम को ही 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। एंड अगेन 360 फीडबैक, तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चंस को पकड़ा सिग्निफिकेंस ऑफ 360 डिग्री। तो इनहांसेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, आखिर ऑफिसर जो है वो किस तरह से अकाउंटेबल हो रहा है अपने क्लाइंट के लिए, सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, कोवर्कर, सारी चीजों को इन्होंने वन बाय वन फीडबैक फ्रॉम बेनिफिशियरीज, सभी चीजों को एक एक लाइन करके 360 डिग्री के डायमेंशंस को यहाँ पे उन्होंने रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, अगर आप समझ रहे हो कि 360 डिग्री क्या है तो आपके पॉइंट खुद ब खुद मिलते जाएंगे। और यू कैन सी हियर कि कालू राउता इज वेरी ब्रिलियंट अबाउट द कॉन्सेप्ट, और इसीलिए इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालाइज हाउ सिविल servant act as a bridge between the vision of political leadership and ground level reality। मतलब अगर पॉलिटिकल लीडर का विजन बहुत क्लियर है कि वी विल मेक इंडिया अगेन विश्व गुरु, लेकिन वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो प्रॉब्लम्स जैसे दिख रहा हो, इलिटरेसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इनके बीच जो ब्रिज है वो सिविल सर्वेंट कैसे है। तो सिविल सर्वेंट ही जो विजन है उसको रियलिटी में जो है ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेट करता है। अब यही क्वेश्चंस था और इनको कालू राउता लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सरदार पटेल ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया एक्ट एज अ स्टील फ्रेम। और ये स्टील फ्रेम किस तरह से काम कर रहा है, तो यहीं पर कैसे ये ब्रिज के फॉर्म में है, यहाँ पे इन्होंने इसको डिटेल करा है कि कौन कौन से हैं। तो देखो इट वर्क्स एज अ गवर्नमेंट, रियलिटी ऑफ ग्राउंड, डिवाइसेस पॉलिसी, मतलब पॉलिसी बना के देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगेन एक्ट विया मीडिया, मीडिया के साथ मिलकर काम करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, अगेन द ग्रीवांसेस, तो ग्रीवांसेस वगैरह हैं उसको एड्रेस करते हैं, अगेन मेक्स पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेड एट ग्राउंड, तो इम्प्लीमेंटेशन का काम है इनका। इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, सजेशंस, इवन प्रमोशन के थ्रू सिविल सर्वेंट पॉलिसी को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रियल फॉर्म में लाते हैं, और यही बात उन्होंने पॉइंट वाइज में कही है। अगेन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, सबसे पहले इसी को बताना पड़ेगा। एंड हाउ ब्रिलियंटली ही टुक द पॉइंट कि ग्लोबलाइजेशन पहले डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस वेयर एवरी एंड ईच लोकेशन अक्रॉस अ ग्लोब इज इंटरकनेक्टेड विया ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी एंड अदर मीन्स। अब इसके क्या है एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन पे तो जो है एक वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट पड़ा है, और इसी में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर पा रहा है इसके थ्रू। इसी तरह से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग जान पा रहे हैं कि व्हाट शैल बी द बेस्ट वे। अगेन मैनेजमेंट टेक्निक आ रही है, अगेन रोल बैक ऑफ स्टेट। तो इस तरह से जो भी फायदे आ रहे हैं वो सारे वन बाय वन इन्होंने इसको रखा है। हालांकि कुछ और बेहतर किए जा सकते थे जो चैलेंजेस हैं। अब और सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी इसी पेपर का था, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म
एंड अबाउट द JCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। देखो यहाँ क्या है कि ये बात समझना पड़ेगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम दो तरह का है। एक तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर, जो हमारे कॉमन पीपुल हैं, जनता वाला जिसको कहते हैं, उसका ग्रीवांस। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में ही ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होती है, जिसमें जो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं उनको ये इश्यू होता है कि भाई हमारा पेमेंट एडिक्वेट नहीं है, हमारे प्रमोशन टाइम पे नहीं हो रहे हैं, हमारा जो कॉम्पनसेशन है वो नहीं मिल रहा। तो इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट बनता है, और यहीं पर ये बात लिखा हुआ है कि विथ इसी को इन्होंने कहा है कि कैसे वेलफेयर स्टेट आ रहा है और किस तरह से ग्रीवांस रिड्रेसल के बारे में अवेयरनेस आ रही है। और फिर इन्होंने JCM के बारे में व्हिटले कमीशन, और व्हिटले कमीशन इंग्लैंड में आया था और इंडिया में इसी को फिर पे कमीशन ने कहा कि भाई व्हिटले काउंसिल को थोड़ा और अपडेट करो और JCM के फॉर्म में लाओ। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। देखो बजट क्या होता है, तो बजट इज द डिटेल्ड ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, और इन्होंने इसी बात को रखते हुए यहाँ पर बजट को डिफाइन भी किया है। और साथ में जो बजट का ओरिजिन होता है फ्रेंच वर्ड बूजेट से, उसको भी रखा है, तो बेसिक को भी रखना है, और साथ में जो हमारे कंसर्न है उसको भी यहाँ पर रखते हुए चलना है। इधर इंडिया से भी इन्होंने जोड़ लिया कि आर्टिकल 112 तो यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें करते हुए इस क्वेश्चन को भी बड़े स्मूथली हैंडल किया है इन्होंने। ठीक है, बजट के सारे डायमेंशंस को करते हुए बहुत अच्छे से इस डिटेल क्वेश्चन को करा इन्होंने। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी, यू नो, सिविल सोसाइटी आर द ग्रुप ऑफ अवेयर सिटीजन्स वर्किंग फॉर कॉमन गुड्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गांव में और शहरों में जो कॉमन गुड्स, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, जैसे अपना क्लीनिंग ऑफ रिवर है, इसी तरह से जो चाइल्ड एट्रोसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे सेक्टर में सिविल सोसाइटी काम करते हैं। पॉवर्टी, हंगर, इवन वीमेन सेफ्टी। इसी बात को यहाँ पर पूछा गया है कि रोल है उसको एग्जामिन करना है, मतलब इसके परफॉर्मेंस को भी देखना है और इसके चैलेंजेस को भी देखना है। तो इन्होंने, कालू साहब ने इसको बताया कि सिविल सोसाइटी इज organized which encompasses different stockholder and beneficiary of the different organizations। तो एक बेसिक डिफिनीशन के साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की जो रोल है उसको इन्होंने डिटेल किया है कि सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, इम्पार्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब लोगों को बताता है कि कैसे हो, अगेन प्रेशर ग्रुप भी बनाने में ये सपोर्ट करता है। तो इसी तरह के डायमेंशंस को इन्होंने रखा है यहाँ पे, और साथ में चैलेंजेस के साथ इसको कवर करा है। तो दैट इज द वे हाउ ही मैनेज्ड। अगेन नेक्स्ट इज एग्जामिन द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। अब देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होता है, तो यू नो वेरी वेल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज सपोज टू बी द वॉचडॉग ऑफ द ट्रेजरी। ये हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से पैसा निकलने और उसके खर्च को मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पर इसी डिटेल को इन्होंने पूरा किया है। 148 मेंशंस अबाउट द CAG, और ये किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन था। तो ओवरऑल नट सेल ये है, वी विल अपलोड दिस आंसर सेट विथ यू, तो आप इसको आराम से कर भी लेना। नट सेल ये है कि कालू ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर पर काम किया है। इन्होंने बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों को नहीं लिखा है, जिस बात को क्वेश्चन में पूछा गया है उसी बात को उन्होंने बहुत कम वर्ड्स में रखा है। और ये सब इनके अपने भी जो है वो पोटेंशियल्स थे, साथ में इनकी ग्रूमिंग। देखो बहुत काम होता है जब आप नई मेंटरशिप प्रोग्राम करते हो, ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल मैं खुद ही डिस्कस करूंगा। दैट इज माई सेल्फ कन्हैया झा, और बहुत लंबे समय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो डिटेल आपको मिलेगा। टॉपिक पे पूरी डिस्कशन होगी, क्लास विल बी लाइव, 1-to-1 मेंटरशिप विल बी अवेलेबल टू यू। डिस्कस करेंगे, साथ में डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर से क्वेश्चंस पर डिस्कशन होंगे। जहां जहां पर आपने थोड़े बहुत मिस्टेक किए हैं
बी श्योर अबाउट दैट मिस्टेक कि आई विल फाइंड आउट, उसको बताऊंगा मैं। और फिर स्टार्ट होगी अपनी जर्नी इस सिलेक्शन के लिए। और ज़्यादा डिटेल में अगर जानना हो तो ये पूरा जो है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है, कॉल करें 7606024205 पर। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके बेनिफिट्स को अवेल करें। बाकी इसमें क्या क्या होगा तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे डिस्कस होगा, आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगा इसमें। और सारे क्वेश्चन आपने देखा, दैट वाज द पेपर व्हाट आई सेट फॉर दिस टेस्ट सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, हर एक टॉपिक पर प्रॉपर क्वेश्चन मिल जाएंगे और इससे रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, असेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करें और बेनिफिट्स को अवेल करें। एंड आई एम श्योर कि यू हैव पोटेंशियल, आप में क्षमता है। और बस सही तरीके से सही समय पर और अच्छे गाइडलाइंस के साथ अगर उसी को आप सेव करते हो, आप उसी को अगर कंसोलिडेट करते हो, तो यू विल हैव योर ड्रीम जॉब विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसी साल सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो ज्वाइन करें इस कोर्स को, समझे चीजों को। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू नो दैट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लेस अबाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है। एंड अगेन क्वेश्चन पेपर उड़िया में भी होगा, तो जिनका उड़िया है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मस्ट ज्वाइन द कोर्स एंड अचीव योर गोल्स। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इसको समअप कर रहा हूँ। आई एम होपिंग कि यू ऑल हैव एंजॉय दिस सेशन। और मिलते हैं फिर अपने क्लासेस में, और क्लासेस में भी कुछ इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।